तो नेक्स्ट पार्ट आप ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पार्ट आने जा रहा है कौन सा, फिनॉल। ओह फिनॉल, अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला पार्ट है, आधी चीज़ें तो समझ ही भी नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए सिर्फ इतना सा करना है कि भैया तुम्हें यहाँ पे एक लिंक दे रहे हैं रेजोनेंस और बेंजीन के ऊपर, पुरानी क्लास 11th की रिएक्शंस हैं, पक्का है, उम्मीद है, पढ़ा तो होगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल फ्री में निकाल देते हैं ना हम लोग। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो बेंजीन और रेजोनेंस का ऊपर की ओर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी है, देख लो। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है भाई, वो तो नीचे नंबर्स चल रहे हैं, वो तो पक्का क्लासेस लेना चाहें तो ले सकते हैं, उनके लिए एक तरह की सीरीज़ है, सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और डाउट क्लासेस हो जाएंगे उनके। जिन लोगों को खैर ज़िंदगी अच्छी चैनल के बारे में भी बता दूं, वो एक कॉन्फिडेंस के लिए है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं उनके लिए है, बहुत सी चीज़ें हेल्प होगी, ज्वाइन करना, ज़िंदगी अच्छी। खैर, तो हम लोगों को स्टार्ट करना है कौन सा, हम लोग फिनॉल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरे भैया फिनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आधे लोगों को पता ही नहीं फिनॉल क्या होता है। अरे भाई बेंजीन से, ये देखो यहाँ पे बेंजीन लगाया, ये OH लगा दी, इसी को तो कहते हैं फिनॉल। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे रोकना वीडियो और जाके जो लिंक दिए हैं बेंजीन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 5 तरह की रिएक्शंस दी हैं, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह, वो सब यहाँ यूज़ होने वाली है। अरे भैया क्लास 12th में ऑर्गेनिक में तुम्हें ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़, OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम ही क्या होता है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आसानी से टैग कर सकता है। देखो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो ये कि अगर मान लो इसको हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो ये बना देगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, सुना ज़रूर होगा लेकिन याद नहीं आएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन, ओ नाइट्रोफिनॉल। इसका IUPAC नेम क्या है, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो, तो ये IUPAC हम लोग पढ़ चुके हैं, ओ नाइट्रो 2 नाइट्रोफिनॉल। और साथ में एक और चीज़, यानी कि यहाँ मिक्सचर बन रहा है। अब यही क्वेश्चन तुम लोगों से बोर्ड में पूछा गया है कि बताओ बेटा कि इन दोनों मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे करें। तो ये 2 नाइट्रोफिनॉल है, ये 4 नाइट्रोफिनॉल है, कैसे सेपरेट करोगे। ऑलरेडी इसके बारे में क्लास 11th में तुम लोगों को कुछ जानकारी दी गई थी कि O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल में, इसमें कौन सी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटर याद करो, 2 मॉलिक्यूल बीच में आते हैं, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, ये सब तो याद रखने वाली बातें हैं ना, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। तो अब बताओ, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर की वजह से इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, डिफ़र कर गया है। अरे भाई कोई 2 कंपाउंड्स अगर बॉइलिंग पॉइंट उनका डिफ़र होता है तो उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सॉल्व कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो, सेपरेट हो जाएंगे। क्या बात करते हो। एक और क्वेश्चन, अगर मान लो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो बहुत बार ये बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, रट्टो समझ लो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ज़बरदस्त एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। ओहो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम भी तुमसे पूछा जा चुका है। अब सोचो कितनी ज़बरदस्त बात है कि इसका IUPAC नेम भी पूछा गया और ये स्ट्रक्चर, ये रिएक्शन भी पूछी गई है, इसके एक और कन्वर्जन भी पूछा गया है, बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओहो ये भी हो गया। इसी का नाम क्या दिया गया है, पिक्रिक एसिड। कितना आसान है। तो कैसे बनाओगे पिक्रिक एसिड, फिनॉल में तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला और क्या बन के आ गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कितना आसान है। अब सवाल ये उठता है हम लोगों का कि चलो ये 2 रिएक्शंस तो हो गई, लेकिन और क्या खासियत है इस फिनॉल की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो फिनॉल की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये बात तुमने अगर बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो बता दें, फिनॉल एसिड होता है कि नहीं, H+ आयन रिलीज़ करता है, फिनॉल एसिडिक होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये टॉपिक समझ लो, जिसने पढ़ लिया उसको नंबर मिल गए। ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है रिंग को कि अगर ब्रोमीन इसके साथ अटैक होती है, ब्रोमीन को रिएक्शन यहाँ पे समझ लो लुईस एसिड, अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखोगे ब्रोमिनेशन वगैरह में क्या यूज़ होता है, लुईस एसिड। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों, क्योंकि इस OH ग्रुप ने इस रिंग को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया है, इतना ज़्यादा कर दिया है
कि 3 ब्रोमीन, इसकी वैसे भी OH ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे ये कंपाउंड जोड़ देगा। तो क्या बना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई साहब हम चाहते हैं मोनोब्रोमिनेशन हो, यानी कि हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा कि फिनॉल में यहाँ से OH या तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बन जाए, इसे कहते हैं मोनो, मतलब रिंग में एक ही जगह पे Br आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं मोनो। या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें ये चीज़ मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही केस एनिलीन में भी बताऊंगा जब एनिलीन का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमेशा याद रखना, ये करने के लिए लो टेम्परेचर जब बोलेंगे लगभग 273 से 274, बहुत लगभग 0 डिग्री, और साथ में कोई ऐसा कंपाउंड, ऐसा सॉल्वेंट लिख लेना, कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसकी पोलैरिटी कम हो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, पोलैरिटी 0 हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लो पोलैरिटी होती है, वैसी कार्बन डाइसल्फाइड होता है। एक और होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ओवरऑल ये 2 कंपाउंड्स को यूज़ करो, लो टेम्परेचर रखो, तो फिनॉल के केस में सिंगल जगह पे ब्रोमिनेशन होगा। नाइट्रेशन में तुमने देख लिया, हेलोजिनेशन भी देख लिया। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या कोई रिएक्शंस भी हैं, नेम्ड रिएक्शन जो इसके बारे में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन होती हैं फिनॉल की। और फिनॉल की नेम्ड रिएक्शन क्यों ना पूछी जाए भाई, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। सब याद रखना, हर ऑल्टरनेट पे हर बार कॉन्जिक्यूटिव भी ये सब क्वेश्चंस आए हैं। उनमें से पहला हम उठा रहे हैं कौन सा, कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन। अब कोलबेज की एक और रिएक्शन है क्लास 11th में जिसमें एल्केन्स बनते हैं, अल्काइंस बनते हैं, कंफ्यूज ना होना। वो क्लास 11th में एल्केन्स अल्काइंस बनाने के लिए कोलबेज स्मिथ रिएक्शन है। इसमें करना क्या है, अब देखो, क्या ये फिनॉल एसिड होता है, फिनॉल एसिड है। तो अगर हम इसको रिएक्ट करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो हमारे पास सॉल्ट जो बना वो ये बना ONA। अब भाई क्या करना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये अरे सर हमको कहाँ समझा रहे हैं, मैं तो वीक, अरे देख लेना ऊपर जाके सेगमेंट में, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब वो होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे हम इसको रिएक्ट कराते हैं। कई बुक्स में NCERT हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसके बाद ये पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कराई, सेकेंड स्टेप में इसमें एसिड डाल दिया गया। एसिड का मतलब बोले तो HCl। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये यहाँ पे कंपाउंड OHCOOH, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। नेम्ड रिएक्शन है, बहुत पूछी गई है, कन्वर्जन में भी पूछी गई है ना। सोचना नेम्ड रिएक्शन केवल 1 मार्क क्वेश्चन में आती है कि तुमने रट लिया और हो गया ना। ये सैलिसिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आया, एस्पिरिन इसी से बनता है, याद रखो एस्पिरिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड पूछा गया बोर्ड में, क्या नाम होगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये सब अगर गलती करोगे तो फिर कहाँ बच जाओगे, कितना सिंपल है। अब इसी के बाद बिल्कुल ऐसी की तरह जुड़ी हुई होती है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, अब रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, सेम वही स्टेप। तो ऊपर वाली चीज़ों को अगर देखो तो हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड बनाया है, इस वाले में सैलिसिल डिहाइड बनेगा। देखो कैसे मिटा सकते हैं इसको, चलो रीमर टीमन तो वैसे भी मिटाए देना है, अब तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, तुम जब चाहो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हो। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, देखो यहाँ पे सेम वही चीज़, अल्को फिनॉल हमारा क्या है, एसिड है या बेस है, ओ जी फिनॉल हमारा एसिड है। तो यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं क्लोरोफॉर्म। सुनते ही मज़ा आ गया होगा, पिक्चरों का नाम याद हो गया होगा। क्लोरोफॉर्म बेसिकली एनेस्थीसिया की तरह एक्ट करता था, लेकिन बहुत पॉइजनस होता है इसलिए नहीं यूज़ करते। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर दिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुम्हें पता है काम क्या करेगा, एसिड बेस रिजल्ट। इसका जो इंटरमीडिएट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ, यहाँ Na होता है, यहाँ पे CHCl2। अब बोलो CHCl2 कहाँ से आ गया, एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से, HCl निकल गया, CHCl2 बचा वो यहाँ जोड़ दिया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होगा कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं NaOH, कितने मॉलिक्यूल, 2।
देखो ये जो कंपाउंड है ये इसको कहा जाता है अभी बेंजाल, एक होता है बेंजाइल, एक होता है बेंजाल। तो अगले स्टेप में क्या होगा, तुम्हें स्टेप भाई याद रखना है, ये याद रखना, क्योंकि स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, खास करके ऐसी रिएक्शंस जो बार बार पूछी जाती हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरत। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा है, Cl को हटा के OH दो जोड़ दिए। एक ही कार्बन पे दो OH आ जाने का मतलब अनस्टेबिलिटी होती है, इसका मतलब हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। अब भी हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमारा सॉल्ट बना हुआ है। सॉल्ट को हमेशा तोड़ने के लिए कोई एसिड का यूज़ करते हैं, तो HCl ले लो। HCl क्या करेगा, इस Na को निकाल लेगा, H की जगह Na को हटा के H आ जाएगा और Cl Na के साथ हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड नेट बना क्या, ये हमारा कंपाउंड नेट बन गया। OH C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिल्डिहाइड, इसी को कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, रट डालो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड इसका नाम है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, रिमोटिमन और कोलबेज रिएक्शन को याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है। एक अब सबसे बढ़िया सी रिएक्शन होती है जो क्या करती है, कन्वर्जेंस के लिए समझ लो तुम्हारे लिए वरदान है। क्या रिएक्शन है, अगर फिनॉल को तुमने ट्रीट कर दिया, फिनॉल लिया, फिनॉल को ट्रीट करा जिंक के साथ, जिंक डस्ट बोलते हैं, जिंक डस्ट के साथ प्रूव करा, तो ये बना, ये क्या करता है, OH ग्रुप गायब कर देता है और यहाँ पे बन जाता है जिंक ऑक्साइड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरी और आखिरी चीज़, फिनॉल को अगर कभी लैब जाना हो, वैसे तो लैब जा नहीं पा रहे होगे, लेकिन अगर कभी लैब जाने को मौका मिले, फिनॉल की बॉटल्स रखी होती हैं, उसको देखना तो उसमें ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर के उसमें स्पॉट्स टाइप के दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, फिनॉल का वैसे तो हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, इसको H2SO4 भी ले लिया जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बेंजोक्विनोन बनाता है। जो तुम्हारा ब्लैक कलर आ रहा है ना बेंजोक्विनोन का, जो फिनॉल में, वो इसकी वजह से आ रहा है, बेंजोक्विनोन की वजह से। क्यों, इनका थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं। तो फिनॉल की बॉटल्स अगर देखोगे तो तुम्हें देखेगा वहाँ पे ये बेंजोक्विनोन बना हुआ है, बेंजोक्विनोन। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी एक तरह का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये फिनॉल की कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि आखिर रिएक्शंस के बाद, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे, चलो पहले देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस कभी कदार आ जाते हैं। मीथेनॉल इथेनॉल की कहानी समझ लो, ये है मीथेनॉल, ये है इथेनॉल। देखो तुम्हें पता है मीथेनॉल के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, मीथेनॉल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। किससे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। पहले ये वुड जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता था, अब ये ज़्यादातर केसेस में ये क्या करा जाता है, पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, वार्निशेस वगैरह में यूज़, घर में पेंट वगैरह होता है तो, और वार्निशेस वगैरह होती हैं उनमें देखो ये मिथेनॉल मिलाया जाता है। इसकी एक खासियत ये होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक जो कैटलिस्ट होते हैं वो यहाँ पे ज़िरकोनियम Zr क्रोमी, सॉरी तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो है जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3। ये आप ज़्यादातर जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, जिंक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, इसमें जो 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया जाता है, और कभी कदार क्या इसमें और भी एक चीज़ ली जाती है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज़्यादातर केसेस में 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर ले लिया जाता है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और मिथेनॉल बन जाता है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल देखो बनाया कहाँ से जाता है, सबने सुना है कि शक्कर, मोलासेस एक तरह की जो उसमें शक्कर प्रेजेंट होती है, गन्ने में जो शक्कर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, स्यूक्रोज, C12H22O11। क्या करता है, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी कराई जाती है, एनारोबिक जो हम लोग कहते हैं ना, एनारोबिक इसका ऑक्सीडेशन होगा,
यहाँ पे सबसे पहले एक एंजाइम यूज़ होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, क्योंकि सुक्रोज दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6। अरे सर आप क्या कर रहे हैं, ये तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। बिल्कुल सही, फ्रक्टोज और ग्लूकोज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। अगर मौका मिलेगा तो आगे चल के पढ़ाया जाएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है C6H12O6, इसको जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है C2H5OH प्लस 2CO2। तो कार्बन यहाँ पे निकल जाती है, काउंट कर लो, तो ये इथेनॉल बन जाता है इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इथेनॉल, देखो भाई सारी सी बात है, अपना भारत देश है, भारत देश में मौका मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो इथेनॉल कमर्शियली यूज़ होता है, मान लो कमर्शियली बेचारे मंगवाए हुए हैं, लोग अपना पीना पाना शुरू कर दें। तो ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें। कई बार तो मिथेनॉल मिला दिया जाता है। मिथेनॉल की एक खासियत ये होती है, मिथेनॉल अंधा कर देता है, ब्लाइंडनेस लाता है। इथेनॉल में क्या डाल दिया जाए कि भैया इथेनॉल ना पियो, इसलिए उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, डीनेचुरेशन कर दिया जाता है उसका। तो डीनेचुरेशन क्वेश्चन कई बार आया है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, पिरिडीन एक तरह का, तुमने सुना होगा नाम पिरिडीन। पिरिडीन एक तरह का कंपाउंड होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, पिरिडीन यूज़ कर दिया जाता है। और कॉपर की वजह से ब्लू कलर आ जाता है, कॉपर के कंपाउंड की वजह से ब्लू कलर आता है। पिरिडीन की बहुत गंदी सी स्मेल होती है, बहुत गंदी सी। तो पीने चलते हैं तो वैसी गंदगी उनको महसूस होती है, तो ये इथेनॉल पिया नहीं जा सकता, पिरिडीन फाउल स्मेल। तो इस तरह से डीनेचर्ड कर दिया जाता है ताकि कमर्शियल पर्पसेस में यूज़ हो सके, लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें और हमें वो सेफ्टी के साथ मिल जाए। तो ये हमारे पास अल्कोहल फिनॉल्स के पार्ट चल रहे हैं। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कि ईथर्स क्या होते हैं और कैसे यूजेस हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, ईथर्स क्या होते हैं हम लोग देखने जा रहे हैं। ईथर्स के ऊपर बहुत से पार्ट इससे पहले भी हो चुके हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह के बारे में हमने बताया है। तो ईथर्स में सबसे पहली चीज़, क्योंकि ईथर्स क्या हैं, वो ये ग्रुप ही तो होते हैं, ROR, सिमेट्रिकल भी हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में IUPAC में बात कर ली है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इनके प्रिपरेशन। अभी इससे पहले अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने बताया था कि अगर अल्कोहल को, जैसे कोई C2H5OH है मान लो, तो C2H5 में अगर 413 केल्विन टेम्परेचर, याद रखना 443 केल्विन पे इथेनॉल जो है क्या बना देगा, एल्कीन। लेकिन 413 केल्विन पे, और दूसरी चीज़ 413 केल्विन टेम्परेचर हो, H2SO4 लेकर चलो, तो ये बना देता है C2H5OC2H5। इसको कहते हैं डाईथाइल ईथर, दो इथाइल लगे हुए हैं, डाईथाइल ईथर। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का तरीका विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है। लिंक दे रहा हूँ ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहाँ पढ़ाया था उसमें लिंक दिए दे रहा हूँ, वहाँ जाके देखो। हेलो एल्केन्स में पार्ट बना हुआ है कैसे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस को पिक करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका पार्ट एक कंसेप्चुअल पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बड़ा सिंपल सा है। अब तुम्हें दिमाग में कई चीज़ें आएंगी कि यह है क्या। देखो, हमेशा याद रखो, यहाँ पे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में एक क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, और उसी को ही, जैसे मान लो हमने ले लिया RONA, तो ये क्या है, सोडियम, H हटा दिया गया, अल्कोहल था, H हटाया, सोडियम बना दिया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल प्लस एल्किल हलाइड। तो हेलो एल्कीन को हम ऐसे लिखते हैं, एल्किल हलाइड और एलो एल्कीन में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ से NaCl निकाल दो, निकाल दोगे तो क्या बना, ROR। लेकिन पॉइंट नोट करो, अगर मान लो हमें इस तरह का ईथर बनाना है, CH3 CCH3 CH3 OCH3, अब सवाल ये उठ रहा है
कि इसमें कौन वाला पार्ट, ऑक्सीजन की इस तरफ वाला पार्ट एल्किल हैलाइड से आया है या ये वाला पार्ट एल्किल हैलाइड से आया है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है, हमेशा याद रखना जो ब्रांच्ड ग्रुप होता है, ब्रांच्ड, वो हमेशा किसकी तरफ से आता है, यानी कॉम्प्लेक्स से कहो, कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है वो हमेशा सॉल्ट से आता है। यानी कि ये तभी बन सकता है जब तुम ये लेकर चलोगे CH3 ONA प्लस Cl, मान लो हमने कोई हेलो एल्केन ले लिया CH3, ये तरीका बिल्कुल सही होगा। अगर ये गलती से भी तुमने ये ले लिया CH3 Cl प्लस NaOR, अगर ये ले लिया, मतलब सॉल्ट जो ले रहे हैं वो मामूली वाला है और जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं वो टर्शरी ले ली। अरे भैया टर्शरी अगर एल्किल हैलाइड लोगे ना तो ये क्या करेगा, ये एल्कीन बना देता है, ये एल्किल हैलाइड से एल्कीन बन जाएगा, ये नहीं बन सकता। तो ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस की प्रेजेंस है, ये एल्कीन बन जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कि कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स ईथर, इन्हीं को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ईथर, तो कॉम्प्लेक्स ईथर अगर बन रहे हैं तो हमेशा जो उसका सबसे छोटा पार्ट है वो एल्किल हैलाइड से आएगा, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन देगा, सॉल्ट। किसका सॉल्ट होना चाहिए, अल्कोहल का सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स ईथर बनाने के लिए तुम्हें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सिंपल एल्कीन, प्राइमरी एल्कीन होना चाहिए। अगर प्राइमरी एल्कीन नहीं हुआ तो रिएक्शन, अगर तुमने टर्शरी एल्कीन ले लिया तो वो क्या बना देगा, टर्शरी एल्किल हैलाइड ले लिया तो वो एल्कीन बना देगा, तो रिएक्शन चलेगा नहीं। ये कई बार तुम्हारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आया है, हाउ विल यू मेक दिस ईथर। अब उसमें एक ऑप्शन होता है ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड और दूसरा होगा टर्शरी सॉल्ट। दूसरा क्या होता है, टर्शरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी सॉल्ट। तो सीधे सीधे याद रखना ये सही होगा, टर्शरी हैलाइड नहीं लेकर चलते। क्या नहीं लेकर चलते, टर्शरी हैलाइड। हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो। अब सवाल ये उठता है, चलो इनको प्रिपेयर कर लिया, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। कभी सोचो कि प्रॉपर्टीज़ भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना यार। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अगर पार्ट्स नहीं देखें तो ज़रूर देखना, अल्कोहल का पूरा पार्ट कंप्लीट करना, एक अधूरे पार्ट से कोई काम नहीं चलेगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट, जो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, वो ऑलमोस्ट बराबर होता है हाइड्रोकार्बन्स के। मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब एल्केन्स, एल्कीन्स। अब क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर हम लोग कह रहे हैं दो को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं ईथर की और हाइड्रोकार्बन की, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेना कि मॉलिक्यूलर मास सेम है कि नहीं। ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा सवाल, क्या ईथर पानी में घुलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथर पानी में घुल सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर में बता दी हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब भी कोई स्पीशी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखती है वो पानी में डिज़ोल्व हो सकती है, वो सोल्यूबल हो जाती है। अब हम लोगों का दूसरा पार्ट बनता है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो ये है कि बताना ये है कि मान लो कोई हेलो एल्केन है या रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स, यानी कि HX का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये समझ लो ईथर का सबसे दमदार पार्ट है। फ़िलहाल तो वैसे नॉर्मल सा केस अगर हम लोग उठा लें CH3OCH3, और हमने अगर इसको ट्रीट कराया HI के साथ, या HI के साथ, चलो हम HI के साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत नॉर्मल सा केस है, तो होता क्या है कि H+ आयन आके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। तो सिंपल सा, वैसे इसकी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसी को कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये है ऑक्सोनियम। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी को मेंटेन करना है, आयोडाइड किसके साथ, ये क्योंकि यहाँ दोनों तरफ CH3 बराबर है, इसलिए आयोडाइड किसी की तरफ भी अटैक कर देगा। तो ये आयोडाइड इस तरह से अटैक करता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। तो हमारा बना क्या, CH3I + CH3OH।
तो एक स्पीशी बनेगी अल्कोहल की, एक स्पीशी बनेगी हैलाइड की। लेकिन 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 सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, सवाल तो अब शुरू हो रहा है। अब देखो क्वेश्चंस के असली फॉर्म्स। देखो 2-3 पहले क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्लियरिटी आ जानी चाहिए। मान लो एक कंपाउंड लिया हमने CH3 CH2OCH3 और इसमें हमने मिलाया HI। अब देखना ये है H किसके साथ जाता है और I किसके साथ जाता है। तो आंसर इसका देख लो, CH3I प्लस CH3CH2OH। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर क्या जो ऑक्सीजन के साथ बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसके साथ ही हमेशा अल्कोहल बनता है? बहुत सही क्वेश्चन है। एक और पहले एग्जाम्पल देखो, ये मान लो हमने एक ग्रुप ले लिया CH3 CH2 CH3। फिर से हमारा क्वेश्चन वही कि हमने HI के साथ रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट क्या बना। तो फिर से सही कह रहे हो, इस तरफ से अल्कोहल, बड़े वाले से हमेशा अल्कोहल बनता है, CH3C CH3 CHOH और साथ में CH3 CH2I। इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो ज़रा बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अब ज़रा इंटरेस्टिंग पार्ट आया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो CBSE ISC बोर्ड के समझ लो बेस्ट क्वेश्चन बोला जाता है इन्हें, और ये मिलेगा ज़रूर। HI के साथ रिएक्ट करो, इसको HI के साथ रिएक्ट करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना अगर टर्शरी ग्रुप एक तरफ जुड़ा है या बेंजाइल ग्रुप जुड़ा है, ये गलत हमने लिख दिया है, इसे बेंजाइल कर देते हैं, CH2OCH3। तो CH2OCH3 इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइल। अगर तुम्हारे ईथर में बेंजाइल ग्रुप है या टर्शरी ग्रुप है, फिर से अगर तुम्हारे पास ईथर में बेंजाइल ग्रुप है या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, हमेशा याद रखना I जो है इन्हीं के साथ जाएगा। यानी कि जो ग्रुप बनेगा CH3 CH3 CH3I प्लस CH3 CH2OH, बिल्कुल कहानी बदल गई है। और ये कहानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी बता देते हैं क्यों ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, कब, किस केसेस में। 3 केसेस बता रहे हैं, 3 केसेस याद रखना। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, बेंजाइल ग्रुप हो या एलाइल ग्रुप हो। एलाइल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एलाइल ग्रुप। ये 3 ग्रुप होंगे तो आयोडाइड इन्हीं से जाके जुड़ेगा, याद रखना। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये तीनों कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होते हैं। ये बहुत स्टेबल कार्बोकटाइन, ये बहुत स्टेबल कार्बोकटाइन, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन। जहाँ कार्बोकटाइन स्टेबल बनता है वहाँ पे आयोडाइड आके जुड़ेगा। ये SN1 मैकेनिज्म शो कर रहा है, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब SN2 शो करेंगे। अब फिर से यहाँ प्रॉब्लम आएगी, SN1 SN2 क्या है, टॉपिक डाल रखा है SN1 SN2 का, जाके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे जब ये 3 ग्रुप होते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, बेंजाइल और एलाइल, तो हमेशा SN1 होता है, SN1। और SN1 की पहली कंडीशन है कि कार्बोकटाइन जनरेट होगा, कार्बोकटाइन जनरेट होगा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, याद रखना। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट आता है, इसके लिए भाई साहब क्या बताएं तुम लोगों को। अगर तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो ऊपर की ओर दिए हुए हैं सिर्फ पढ़ लो, इन सबको ऐसे देखते हुए करोगे जैसे हम करने जा रहे हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है एनीसॉल, OCH3 एनीसॉल। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करा दें तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है, इथेनोइक एसिड ले लें। अरे भाई, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारी एक बार जाके ऊपर पॉज करो, उसमें लिंक दिया हुआ पढ़ लो और देखना फिर उसके बाद ये क्या होगा। ये ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में पैरा पोजीशन, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए हमेशा ये मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होगा। बनेंगे दोनों, लेकिन एक मेजर होगा, एक ज़्यादा अमाउंट में बनता है, एक कम अमाउंट में। यह बन गया। अगर इसका रिएक्शन हम नाइट्रेशन, चलो इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा के देखते हैं।
फ्रीडल क्राफ्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे सर ये क्या हो रहा है, क्या कहानी समझा रहे हैं, भैया एक बार तुम उस पर टॉपिक पे जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करा है, CH3 का जो कार्बोकटाइन बनेगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है और पैरा फिर से ऑर्थोपैरा है। कितना आसान है भाई, ये देखो। तो ये मेजर हमेशा पैरा क्या हो रहा है, हाँ ये मेजर ये माइनर। फिर इसका इसी तरह से एसाइलेशन करवा देते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लिया जाता है, AlCl3 ले लिया गया। अभी ये दिखने में लग रहा है, जब वो टॉपिक पढ़ लोगे तो इतना आसान लगेगा, कहोगे यार ये सब चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, अगर पता होती तो कब के कितने ज़बरदस्त तुम्हारे नंबर आ चुके होते, ऐसा लगेगा। तो ये देखो पैरा पोजीशन ऑर्थो, कितना आसान है यार, कितना आसान है, इससे आसान क्या लोगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये रटेंगे कैसे, अरे भाई साहब रटने की ज़रूरत ही नहीं, तुम उस पर लिंक पे जाओ, तो लिंक पे जाओ, टाइम नहीं दोगे तो फिर काम कैसे बनेगा बताओ। इसी तरह से नाइट्रेशन इसका करा दो, तो जैसे मान लो हमने नाइट्रेशन इसका कराया, तो अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 डाल दो, H2SO4 डाल दिया जाता है, ये नाइट्रेटिंग एजेंट। अरे सर आपको कैसे याद है, अरे भैया इसलिए याद है क्योंकि हमें बेसिक पता है, तुम्हें भी बेसिक पता चल जाएगा, तुम्हें भी आ जाएगा। ये तो कोई यहाँ NO2 ग्रुप आया, ये पैरा हो गया आइसोमर, और दूसरा कौन सा बनेगा, ऑर्थो आइसोमर। ख़त्म हो गई कहानी, फालतू का मार परेशान हो, सिर्फ लिंक पे जाके प्रेस कर दो और तुम देखोगे क्या चीज़ें हो रही। ये था तुम्हारा ईथर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी आने वाले टाइम पे ये तुम्हारा अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स ओवर हो गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पूरी तरह से अच्छी तरह से एक बार थॉरली चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स इसी के ऊपर बेस्ड है, तो अगर ये तुम्हारा तैयार हो गया तो समझ लो तुम्हारा एल्डिहाइड्स कीटोन्स तैयार। हेलो एल्केन्स का भी पार्ट दे रखा है, तो हेलो एल्केन्स पढ़ लो। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो नंबर्स चल रहे होंगे, वो कॉल कर सकते हैं, उनका एक तरह से डाउट क्लासेस सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन की सीरीज़ है, सॉल्व होनी चाहिए, सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन की सीरीज़ भी। उनकी डाउट्स जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही, वो लोग जो लोग अपने छोटे भाई बहनों को बताओ इस चैनल के बारे में, जितना शेयर कर सको शेयर करो, हर एक को सीखने दो, अपने बचा के ना रखना। तो बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी अच्छी है चैनल ज़रूर देखो, ज़िंदगी अच्छी है नहीं लगा है, ज़िंदगी अच्छी चैनल देखोगे जाके, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्सेस में बताओ, हेल्प करो एक दूसरे की, और ज़िंदगी अच्छी ज़रूर चैनल देखो। टिल देन बाय।